बच्चों पुट द नेक्स्ट हेडिंग इन योर कॉपीज टाइटल्ड एज अरे रे अरे ये क्या हुआ, कोई ना जाना कोई ना पहचाना। तो ये कौन सी अरे है? फ्रीक्वेंसी एरे है, अरे नहीं है। समझ में आ गया? अब ये फ्रीक्वेंसी एरे होती क्या है? आपने किसी जमाने में सीखा था मेरे से हाउ टू प्रिपेयर डिस्क्रीट सीरीज, याद होगा सबको। इंडिविजुअल सीरीज आपको पढ़ाई गई थी जहां पे आप डेटा बस टॉप टू बॉटम लिखते जाते थे। क्लास इंटरवल वाली सिखाई गई थी जिसमें 0 to 10 वगैरह वगैरह ऐसा कुछ मार्क क्रिएट होता था, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। और एक मैंने आपको सिखाया था जहां पे एक साइड पे हमने बच्चों के मार्क्स लिखे थे, फिर दूसरी साइड पे हमने लिखा था उन मार्क्स को अर्न करने वाले या उन मार्क्स को अलॉट करने वाले या उन मार्क्स को पाने वाले कितने बच्चे थे। तो दैट वाज अ डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज को अगर हम एक वर्ड में एक सिनोनिम यूज करके बोले तो वी कॉल इट एज व्हाट? फ्रीक्वेंसी एरे। तो आप डिस्क्रीट बोलिए या फ्रीक्वेंसी एरे बोलिए, इट मींस वन एंड द सेम थिंग। एरे क्यों बोलते हैं? एरे बेसिकली लाइन से डिफाइन किया गया है क्योंकि आप यहाँ पे कोई क्लास इंटरवल नहीं बनाते हैं, आपके पास एक एक पर्टिकुलर नंबर होता है। तो साइज ऑफ द नंबर ऑफ हाउस होल्ड का मतलब एक पर्सन वाली 5 परिवार, 2 लोगों वाले 15 परिवार, 3 लोगों वाले 25 फैमिलीज, 4 लोगों वाली 35 फैमिलीज, 5 लोगों वाली 10 फैमिलीज, 6 लोगों वाली कितनी फैमिलीज हैं? 5। तो आप डिस्क्रीट सीरीज बोले या फ्रीक्वेंसी एरे बोले, इसका मतलब एग्जैक्टली सेम ही होता है। लॉजिक समझ में आया? जैसे नमक सुना होगा आपने, हिंदी में नमक, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सॉल्ट। और पंजाबी भाषा में लून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर लूम और हैंड लूम मत समझ लेना, लून बोलते हैं। तो बस भाषा का डिफरेंस है। तो आप जनरल मैथमेटिक्स की अगर भाषा ले लें थोड़ी सी, तो इट इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट सीरीज। एकदम ठेठ सुपर क्लोज स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज का अगर जिक्र करें बच्चों, तो इसी डिस्क्रीट सीरीज को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी एरे बोलते हैं। सो हेडिंग लिखने के बाद आप बस एक ये लाइन लिख लीजिए, द क्लासिफिकेशन ऑफ इट्स डेटा इज नोन एज फ्रीक्वेंसी एरे। अब देखिए एक यहां पे आपको डिफरेंस भी नजर आएगा डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी एरे में। डिस्क्रीट वेरिएबल टेक्स ओनली सर्टेन वैल्यूज एंड नॉट इंटरमीडिएट फ्रैक्शनल बिटवीन टू इंटीजर्स। कहने का मतलब, इफ आई से क्लास में एक टेस्ट हुआ 20 मार्क्स का, कितने मार्क्स का? 20। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ, क्योंकि 20 तक लिख नहीं पाएंगे तो 10 मार्क्स कर दिया टेस्ट। 0 मार्क्स लाने वाले 4 बच्चे थे, 1 मार्क लाने वाला 1 बच्चा, 2 मार्क्स लाने वाले 3 बच्चे, एंड सो ऑन हम लिखते जाएंगे यहाँ पे। अब डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पे क्या लिखा है? डिस्क्रीट वेरिएबल टेक्स ओनली सर्टेन वैल्यूज एंड नॉट इंटरमीडिएट फ्रैक्शनल वैल्यू। कभी आपने किसी की बोर्ड की मार्कशीट में बच्चों हाफ में मार्क्स देखे? 90.5 80.5? नहीं देखा। वो राउंड ऑफ कर देते हैं, बोर्ड का स्टैंडर्ड होता है। बट क्या स्कूल लेवल पे ऐसा होता है? नो। स्कूल में तो अगर किसी का 89.5 आया तो वो 89.5 ही होता है, बट बोर्ड की मार्कशीट में 90 हो जाता है। गॉट इट क्लियर? किसी का 96.5 आया तो स्कूल में 96.5 ही रहता है, बट बोर्ड की मार्कशीट में 97। तो बोर्ड की मार्कशीट बेसिकली डिस्क्रीट तरीके से बनती है। कैसे बनती है? डिस्क्रीट। लॉजिक समझ में आ गया? बट स्कूल की मार्कशीट जो होती है वो फ्रीक्वेंसी एरे से बनती है। तो बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर किसी के मार्क्स 2.5 है और मैं यहां पे 2.5 लिख दूं तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी एरे। बट अगर मैं बोलूं नहीं, 2.5 विल बी टेकन एज 3 ओनली, तो ये हो गया बच्चों फ्रीक्वेंसी एरे। तो फ्रीक्वेंसी, यस, नहीं 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 नहीं, मेरे कहने का मतलब है किसी बच्चे के 2.5 मार्क्स आए और आपने कहा नहीं 2.5 नहीं लिखेंगे 3 लिखेंगे, तो डिस्क्रीट हो गया। बट अगर मैं 2.5 यहां पे लिख देता हूं तो फिर ये डिस्क्रीट नहीं होगा, फिर ये फ्रीक्वेंसी एरे हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया? तो आप किसी शॉप पे जाइए और कहिए कि भाई मेरे को राइस चाहिए, तो उसने कहा कितना राइस चाहिए? 3.5 किलो चावल दे देना। उसने कहा भैया हम 3.5 भी नहीं देते, या तो 3 ले लीजिए या तो 4 ले लीजिए। तो ही इज टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंसी एरे। गॉट इट क्लियर? किसी जमाने में 25 पैसा चला करता था मार्केट में, 50 पैसा चला करता था। मैगी का पैकेट आया करता था 5 रुपए 75 पैसे का। तो अगर आप 6 रुपए शॉपकीपर को देते थे, ही यूज्ड टू गिव यू 25 पैसा बैक। बट अब क्या पैसे चलते हैं बच्चों? नो। अब 25 पैसा 50 पैसा खत्म हो गया, तो अब सीधे 1 के मल्टीपल्स में वैल्यू आती है।
तो दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी एरे। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि होल नंबर्स के बेसिस पे जब हमने अपने डेटा को क्लासिफाई कर दिया तो वो हो गया डिस्क्रीट, गॉट इट। बट जहां पे हमने डेसिमल को, फ्रैक्शन को भी लिया है, वो हो गया फ्रीक्वेंसी एरे। लॉजिक समझ में आ गया दोनों में क्या डिफरेंस है? तो अब अगर साइज ऑफ हाउसहोल्ड या नंबर ऑफ हाउसहोल्ड की बात करें, सर किसी परिवार में 2.5 लोग होंगे तो क्या करना है? अब ये 2.5 कैसे हो सकते हैं? सर 2 लोग पूरे दिमाग वाले थे, एक आधे दिमाग वाला था। सिंह साहब समझ रहे हैं ना? तो सर ये 2.5 लोग का परिवार है। सर किसी परिवार में 7.5 लोग हैं, अब ये क्या होता है? सर इनकी 7.5 लगी हुई है सर, ये सर किस्मत बहुत खराब हो चुकी है इनकी। तो ये कौन सी सीरीज हो गई? ये फ्रीक्वेंसी एरे हो गई। बट जब आपके पास डेटा है ही होल नंबर में, तो आप उसे फ्रीक्वेंसी एरे बोले या डिस्क्रीट सीरीज बोले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू हैव द फ्रैक्शनल डेटा विद यू, तब आप उसको जब क्लासिफाई करेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी एरे बन जाता है, और जब आप होल नंबर में क्लासिफाई करते हैं तो ये डिस्क्रीट सीरीज बन जाता है। समझ में आ गई बात सबको? डिफरेंस इज अंडरस्टूड? तो प्लीज यहां तक आप लिख लीजिए, यहां तक लिख लीजिए बच्चों, पूरा कंप्लीट वेरी क्विकली। तो सबको कहानी समझ में आ गई? डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी एरे में क्या डिफरेंस होता है बच्चों? अंडरस्टूड एवरीबडी? So if you have decimal fractional figures, then it is called as frequency array. और जब आप whole numbers ही लिखते हैं, then it is called as discrete series. ये एक लौता डिफरेंस है बस। ओके, लिख लीजिए फटाक से। चलो, so people understood what is this frequency array and discrete का डिफरेंस? चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चों, बाय वेरिएट और टू वे फ्रीक्वेंसी। इसका काम कोरिलेशन में आता है, बट आपके लेवल पे वो कोरिलेशन अभी है नहीं, आप इसे ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे। तो बाय वेरिएट फ्रीक्वेंसी सर क्या होती है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। इसको लिखेंगे बाद में। आपको यहां पे ये डेटा नजर आ रहा होगा, मिला बच्चों? चलिए, ये डेटा सबको नजर आया? yes, अब ये डेटा क्या कहने की कोशिश कर रहा है, लेट्स सी। इस डेटा में क्या क्या पैरामीटर्स बनाए गए हैं। ये डेटा पूरा का पूरा बच्चों सेल्स का है, करेक्ट? देयर आफ्टर ये जो डेटा है, इट इज फॉर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। हेयर वी आर कंपेयरिंग कि हमने कितनी सेल की और उसके कंपैरिजन में हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कितना है। लॉजिक समझ में आ गया? सो आपको यहां पे मैं कुछ मार्किंग करके दिखाऊंगा, ध्यान दीजिएगा जरा बात पे। देयर वर 2 इंस्टेंसेस जब हमारी सेल्स 115 लाख टू 125 लाख के बीच में थी, और हमारा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा था 62 से 64 लाख। ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक बार हुआ जब हमारी सेल 155 लाख से 165 लाख थी, और हमारा एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर कितना था? 70 टू 72 लाख। ऐसा 2 बार हुआ जब हमारी सेल 125 टू 135 लाख थी, बट हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 68 टू 70। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? लॉजिक समझ में आ गया? आपको वो याद है, हमने कंज्यूमर बिहेवियर का एक 2 कमोडिटी मॉडल पढ़ा था, जिसमें 4 कॉम्बिनेशन चूज किए थे, जहां पिंकू की इनकम सो कॉल्ड, याद होगी आपको, वैल्यू कितनी थी? 40 रुपीज। याद आया? याद आया? कुछ वैसा ही है ये। सो दिस इज कॉल्ड एज बाय वेरिएट फ्रीक्वेंसी। इधर सेल्स है, आई रिपीट, इधर सेल्स है, और इधर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है। खोपड़े में बात गई? तो यहां पे आप सेल्स को अलग अलग इंस्टेंसेस पे कंपेयर कर रहे हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 115 से 125 लाख की सेल है, एंड 64 से 66 लाख का आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है। तो यू कैन से दिस इज द शॉर्टकट वे कि एक ही सेल पे कितनी कितनी बार एक्सपेंडिचर है, आप एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज नोन एज डबल फ्रीक्वेंसी सीरीज। क्या बोलते हैं इसको? डबल फ्रीक्वेंसी। स्टैटिस्टिक्स में इसको बाय वेरिएट बोलते हैं। बाय मतलब मोनो मतलब सिंगल, बाय मतलब 2, तो इसलिए इसको बाय वेरिएट बोला जाता है। तो आप इसको पहले बना लीजिए, फिर हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन। तो ये डेफिनेशन है बाय वेरिएट फ्रीक्वेंसी की, आप लिख लें इसको जल्दी से। अ बाय वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 variables. You can write the example: sales and advertising expense. Just now we wrote it.
जस्ट नाउ वी रोट इट। तो यहाँ पे आपको सेल्स एज वेल एज उसकी फ्रीक्वेंसी और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस एज वेल एज उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों को लिखनी है। और ये यूज कहां पे होती है ये भी आप लिख लीजिए। इट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कोरिलेशन। जहां पे आपको कोरिलेशन एस्टैब्लिश करना होता है दो वेरिएबल्स में, वहां पे आप बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं। सपोज यू वांट टू एक्सप्रेस कि भाई एज ऑफ हस्बैंड्स एंड एज ऑफ वाइफ्स, कि भाई कितने कपल्स मैरिड ऐसे होंगे जहां पे हस्बैंड और वाइफ्स की क्या क्या एज है। तो इफ आई से कि आपकी कॉलोनी में देयर आर 20 कपल्स, हस्बैंड वाइफ मतलब, जिनमें हस्बैंड की एज इज अराउंड 45 years एंड दैट ऑफ वाइफ इज सो कॉल्ड 41 years। तो अब इस डेटा को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ये बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो जहां पे आपने सेल और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर लिखा है वहां पे आप कोई भी दो पैरामीटर्स ले सकते हैं। यू कैन टेक इनकम एंड कंजम्पशन, इनकम एंड कंजम्पशन, कि कितने लोग कितना कमाते हैं उसमें से कितना खर्च कर देते हैं। ये एग्जांपल लिख लिया सबने? एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूं। सो इफ वी कंसिडर इट लाइक दिस, 115 रुपए से 125 रुपए कमाने वाले 62 रुपीज से 64 रुपीज खर्च करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं? दो लोग हैं। 115 रुपए से 125 रुपए के बीच कमाने वाले जो खर्च करते हैं 64 से 66 रुपीज के बीच में, ऐसे कितने लोग हैं? एक। 115 रुपए से 125 कमाने वाले और खर्च करेंगे 68 से 70 रुपी, ऐसा कोई है ही नहीं। 135 से 145 रुपीज कमाते हैं और 64 टू 66 खर्च करते हैं। हाउ मेनी पीपल आर देयर? 3। तो ऐसा डेटा जब आपको रिप्रेजेंट करना हो तो कौन सी सीरीज चाहिए? बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी सीरीज। गॉट इट? सो प्लीज कॉपी दिस, प्लीज कॉपी दिस। सबने लिख लिया? चलिए, सो यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, तो खैर आप ये समझ गए होंगे, इसमें कुछ खास है नहीं। अंडरस्टूड एवरीबडी चिल्ड्रन? यहाँ पे लिखा भी है, अ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट व्हाट चिल्ड्रन? कोरिलेशन। आगे चल के आप पढ़ेंगे और इट इज रिप्रेजेंटेड एज आर। अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस? तो अगर आपको कैलकुलेट करना है एज ऑफ बॉयज, व्हाट इट, 0 से लेकर 5 years, 5 से लेकर 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। मान लीजिए 0 से 5 साल वाले 4 बच्चे हैं, 5 से 10 साल वाले 20, 10 से 15 साल वाले 30, 15 से 20 साल वाले 8 बच्चे और 20 से 25 वाले लेट अस से 18। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? एंड चिल्ड्रन, अब यहां पे आपको एक और डेटा लेना है, नंबर ऑफ ब्लाइंड पीपल। नंबर ऑफ ब्लाइंड, 0 से 5 साल के कितने बच्चे हैं? 4। इसमें से ब्लाइंड कितने हैं? 1। 5 से 10 साल वाले कितने हैं? 20। इसमें से ब्लाइंड कितने हैं? 4। 10 से 15 साल वाले कितने बच्चे हैं? 30। इसमें से ब्लाइंड कितने हैं? 6। 15 से 20 साल वाले कितने बच्चे हैं? 8। लेटर से इसमें से ब्लाइंड भी 6 हैं। 20 से 25 वाले कितने हैं? 18। इसमें ब्लाइंड है 12। सर ये क्या हो रहा है? आंख से अंधे नहीं, ये अकल से अंधे हैं। खोपड़े में बात गई। तो अब आपके पास दो तरह की फ्रीक्वेंसी है, एक एज नंबर ऑफ बॉयज और दूसरा नंबर ऑफ ब्लाइंड पीपल। तो या तो आप इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करिए तो कोरिलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। तो यहां पे आप लिख सकते हैं, लेट अस से व्हाट इज नोन एज नंबर ऑफ बॉयज, और यहां पे आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ ब्लाइंड इन दोज बॉयज। समझ में आ गई बात कि नहीं आई बात? पक्का समझ में आ गया व्हाट इज बाइवेरिएट? चलिए, अब यहाँ पे लिखा जरूर है कि ये कोरिलेशन में काम आता है, बट इस तरह का कोरिलेशन क्लास 11th के सिलेबस में है नहीं। हम जब इसको पढ़ाते हैं तो हम एक चौपड़ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चौपर नहीं, चौपड़। लूडो खेला है कभी? हाँ सर, वो जुप्पी पे खेला है, तभी तो लूडो में 20 रुपए जीते और एग्जाम में नंबर भी किसी के 15-20 आते हैं। तो इसलिए ऑनलाइन थोड़ा कम करेंगे तो ऑफलाइन कार्यक्रम ज्यादा हो पाएंगे।
ओके, कुछ का है सपना 11, सपना 11 सुना होगा लोगों ने, ड्रीम 11। तो एज द रिस्पॉन्स रेट ऑफ सपना 11, जूपी, टूपी, मूपी increases, that of academic performance decreases, other things remaining constant, संकट मोशन लॉ। समझे कि नहीं समझे? चलिए, तो सबको ये बात समझ में आ गई? चलिए, टैली मार्क्स तो आप समझ गए हैं। तो इसी के साथ पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अगेन बच्चों, आपके सामने ये एक बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी नजर आ रही होगी, आपको मिली। 0 से 4 मार्क्स लाने वाले सो कॉल्ड मैथ्स में और इकोनॉमिक्स में कितने बच्चे हैं? एक। बड़ा बढ़िया बच्चा है, एकदम कंसिस्टेंसी मेंटेन किया हुआ है। घर जाके मम्मी ने पूछा, बेटा इकोनॉमिक्स में कितने नंबर आए? 3। मैथ्स में? या रेफर इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स में है वही मैथ्स में आया है। 12 से 16 मार्क्स मैथ्स में और 8 से 12 मार्क्स इकोनॉमिक्स में लाने वाले कितने बच्चे हैं? एक भी नहीं, 3। 8 to 12 मार्क्स मैथ्स में और 12 to 16 मार्क्स इकोनॉमिक्स में लाने वाले कितने बच्चे हैं? 2। 12 to 16 मार्क्स इन मैथ्स एंड 4 to 8 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, ये लाने वाले कितने बच्चे हैं? 0। तो दिस इज द बेटर फीलिंग ऑफ बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट की रिपोर्ट एक साथ बनाई जा सकती है। सर 3 बना ले, इसको ट्राई वेरिएट बोलते हैं। ऐसा दुनिया में अभी तक इन्वेंट तो नहीं हुआ है। अगर आप कर पाए तो मेरे को बता दीजिएगा, ओके? क्योंकि लिखने की प्रॉब्लम आ जाएगी, आप लिखेंगे कैसे? लॉजिक अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? चलिए, अब यहाँ पे आपको मंथली एक्सपेंडिचर का जिक्र किया जा रहा है। खैर ये तो सीरीज आप समझ गए कैसे बनानी है। चलिए, तो बच्चों सीरीज बनाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सीरीज बनाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? लेस देन मोर देन वाली सीरीज भी आपको सिखा दी गई थी। चलिए, तो कुछ सो कॉल्ड आगे आपकी पढ़ाई को बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 7 जैसा आपको कुछ नजर आ रहा है? चलो एवरीबॉडी, क्या बोल रहा है? मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हाउ मेनी स्टूडेंट्स? अरेंज द अबव डेटा ऑन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल एज 20-29, 30-39 एंड सो ऑन। कंटिन्यूअस की बात हो रही है, इंडिविजुअल की बात हो रही है, या डिस्क्रीट की बात हो रही है? कंटिन्यूअस। इंडिविजुअल की बात होती तो इन्हीं मार्क्स को डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते, तो क्या बन जाता? ये इंडिविजुअल सीरीज बन जाती। गॉट इट क्लियर? एक ऑर्डर में मार्क्स को लिखें और वो मार्क्स लाने वाले कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। लाइक यहाँ पे तो आपको एक ही, एक, दो ही, दो, सबके ज्यादा नजर आ नहीं रहे होंगे। उसके बाद अगर ये क्लास इंटरवल आपने बना लिया तो ये कौन सी सीरीज बन गई? कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस में बच्चों ये कौन सी वाली है? इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव? इंक्लूसिव। वाई? 30 to 39 सारे इसी में आने हैं, 40 to 49 सारे इसी के अंदर आएंगे, तो कौन सी सीरीज बनेगी? ये इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव कैसे होती? 20-30, देन 30-40, 40-50। तो पिछले वाले की अपर लिमिट और अगले वाले की लोअर लिमिट अगर सेम है, द सीरीज इज कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव सीरीज। समझ में आई बात या बिल्कुल भी नहीं आई बात? पक्का? हाँ, यस। डिस्क्रीट होती तो नहीं, डिस्क्रीट तो आपको बनानी पड़ेगी ना। डिस्क्रीट तो ऐसे बनाते फिर 0, उसके बाद लेटस से 22, 28, तो ये x की वैल्यूज होती और यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखते जाते हैं कि 0 मार्क्स लाने वाले कितने, देन सो ऑन। अनुष्का जी आप एब्सेंट थी क्या जब मैंने डिस्क्रीट सीरीज पढ़ाई थी? एब्सेंट थी तो उस दिन पढ़ी नहीं थी डिस्क्रीट सीरीज? अच्छा, भूल गए, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 विजिबल टू ऑल? Following are the weight of how many students? 36 students. Construct what? Frequency distribution. क्या आपको बताया गया कि क्लास इंटरवल लेना है, क्या लेना है? कुछ नहीं बोला गया। तो भाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में तो डिस्क्रीट भी हो सकता है और इंडिविजुअल भी हो सकता है। नो 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 नो, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल वाला भी हो सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन में पहले हम बना लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज और फिर इसी के बाद बना लेंगे व्हाट? कंटिन्यूअस। रेडी एवरीबॉडी? चलिए लिख दीजिए, रेफरिंग क्वेश्चन नंबर 8 क्लास असाइनमेंट। चलो रेडी एवरीबॉडी? तो सबसे छोटा नंबर बताइए बच्चों कौन सा होता है? अब बच्चे कहेंगे सर वो एक्सेल शीट यूज कर लीजिए सर, सॉर्टिंग कर दीजिएगा सब आ जाएगा। चलिए वो तो आ ही जाएगा, बट थोड़ी सी मेहनत भी कभी कभी कर लिया करिए। 60, 47 क्या है सबसे छोटा नंबर? 47। 44 से छोटा कुछ भी नहीं है। चलिए इसके बाद
व्हाट 45, तो क्रॉस भी कर देते हैं तो इजिली पता लग जाएगा। 44 हो गया, देन 45 हो गया, आफ्टर दैट 47 और फिर शायद 49 होगा। 47 देन 49, इसके बाद 50, ठीक है। अच्छा 49 दो बार, हाँ तो कोई बात नहीं, हम तो डिस्क्रीट बना रहे हैं ना, तो आगे फ्रीक्वेंसी में उसका नंबर रिपीट करके लिखेंगे। यहाँ तो एक बार लिखना है बस आपको, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इंडिविजुअल में होता है, 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, 3 बार है तो 3 बार लिखेंगे। और वो मैंने जानबूझ के आपको सिखाया, क्योंकि जब मैं आपको कल को मीडियन पढ़ाऊंगा ना, अगला चैप्टर भी अगले लेक्चर से, तो मतलब अगला लेक्चर तुम्हारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसके बाद, तो मीडियन में मैं आपको 3D व्यू दिखाऊंगा मीडियन का, कि आप मीडियन को देखेंगे। फॉर्मूले से तो आप निकालना जानते ही जानते हैं, n+1/2 करके, तो दैट इज द डिफरेंट स्टोरी। चलिए हाँ, 50 के बाद 55, उसके बाद 57, देन 56, सॉरी, देन 57, देन 59। खैर सबको समझ में आ गया। चलिए, तो 44 कितनी बार एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों? 44 एक बार, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। 45 appears how many times? 45 appears how many times? Once, तो एक यहाँ लिख दीजिए। 47 appears once, ठीक है। 49 appears 2, ठीक है। 50 also appeared twice। 55 कितनी बार है बच्चों? एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे, 2 बार, ठीक है। 56 कितनी बार है? कितनी बार? एक बार, ओके। 57 कितनी बार है? वंस। समझ में आ गया? 2 है कि 1 है? एक बार यहाँ पे है और एक बार कहाँ पे है? हाँ 2 बार। चलिए, देन चिल्ड्रन 59 कितनी बार है? एक बार तो यहाँ पे आ गया और एक बार यहाँ पे आ गया, 2 बार। समझ में आ गया डिस्क्रीट कैसे बनेगी? हो जाएगा पक्का? चलिए, और अब अगर हम बनाना चाहें कंटिन्यूअस सीरीज, तो कंटिन्यूअस कैसे बनेगी? द लोएस्ट नंबर इज व्हाट चिल्ड्रन? 44, और हाईएस्ट क्या नजर आ रहा है आपको? 73 तक तो मेरे को नजर आया है, 73 ही हाईएस्ट है। तो एक काम करते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाना, लेटर से 40 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो 40 to 50, देन 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। सर बड़ा छोटा बना। अब भाई यहाँ पे बोला थोड़ा गया था कि आपको कितने का इंटरवल लेना है, सर एक ही बना देते हैं। थोड़ी तो इज्जत रख लीजिए क्वेश्चन की कम से कम। ओके, 5 के मल्टीपल्स में बना सकते थे। तो 40 to 50 तो यहीं से मिल जाएगा, 1 2 3 4 5, इट इज 5 चिल्ड्रन। 50 to 60, 2 4 5 6 7 8 9, 60 है बच्चों, तो वो तो खैर आगे आएगा 9। समझ में आ गया कंटिन्यूअस सीरीज कैसे बनेगी? अंशिका जी समझ गई? एवरीबडी अंडरस्टूड हाउ टू प्रिपेयर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस? कंफर्म? चलिए, तो इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। आप आफ्टर क्लास होमवर्क असाइनमेंट में अपना कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट इसको बना दीजिएगा। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। इसमें बच्चों होमवर्क नोट कर लें सब लोग, मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन करने के बाद ये बेकार हो जाएगा, तो इसलिए अननेसेसरी जेरोक्स पे पेपर नहीं बर्बाद किया जाए। क्वेश्चन नंबर 8, एवरीबॉडी हैज कॉपीड, पीपल विल बी एबल टू डू। क्योंकि अगर आपने सीरीज कंस्ट्रक्शन सीख लिया बच्चों, मैं चैलेंज करता हूं आपको स्टैटिस्टिक्स में कभी कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं तो मेजोरिटी टीचर्स डोंट टीच दीज थिंग्स। जब वो मीन मीडियन मोड पढ़ाते हैं तो वहां रटाते हैं, ऐसे एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव में कन्वर्ट करो, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव। वो वहां की पढ़ाई ही नहीं है, बेसिकली वो यहाँ की पढ़ाई है। ओके, तो 9th 10th 11th 12th मोर देन लेस देन भी सब बनानी सीख गए? मोर देन लेस देन भी सब बनानी सीख गए ना? पक्का? चलिए, और अगर आपको कंटिन्यूअस सीरीज से मिड वैल्यू निकालनी होगी तो काम कर लेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अभी लास्ट मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी का लेक्चर लिया था लास्ट संडे को, लेक्चर नंबर 16, तो उसमें मैंने बताया था कि स्टॉक मार्केट में क्लोजिंग प्राइस कैसे निकलता है, तो वहां पे भी ये स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स का मीन यूज होता है बेसिकली। अब यहाँ पे आपको सो कॉल्ड, ये तो लेस देन की सीरीज है, मिड वैल्यू देखूं शायद कहीं पे मिल जाए। चलिए इसी में एक एग्जांपल लेता हूं, ये मिल गया 10th। ये मिड वैल्यू कितनी है बच्चों? 5, और ये कितनी है? एंड दिस इज, एंड दिस इज, एंड दिस इज, एंड एट लास्ट किसी भी दो का डिफरेंस निकाल दो जरा। 10 डिवाइडेड बाय 2, 5। इसमें माइनस कर देंगे तो लोअर लिमिट आ जाएगी और प्लस कर देंगे तो अपर लिमिट। माइनस कर देंगे तो लोअर लिमिट, प्लस कर देंगे तो अपर लिमिट।
माइनस कर देंगे तो लोअर लिमिट और प्लस कर देंगे तो अपर लिमिट। चिड़िया बना देना है सबको अंडे से। समझ में आ गया? सिखाया गया होगा 9वीं 10वीं में चीज। स्टैटिस्टिक्स सही होगी 9th 10th में, तो टीचर ने बताया होगा। खैर लोग भूल गए होंगे, आधे तो पड़ोसी भरोसे एग्जाम दे जाते हैं। ये तुम इन सबको पढ़ के आया ना, ये हमारे दिमाग के बाहर है, क्योंकि हमारे दिमाग में 250 ग्राम इंस्टाग्राम, पबजी, सब्जी, यही सब चलता रहता है। चलिए, तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 14 तक है, इसको कर लेंगे आप। उसके बाद आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में 1 नजर आ रहा होगा, 2 हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। 3rd कर लीजिएगा, 4th कर लीजिएगा, 5th कर लीजिएगा, 6th कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप भी टिक कर लेंगे आप। चलिए, तो आई विल सेंड यू दीज, नॉट टू वरी। उसके बाद बच्चों आपको ये मिल जाएंगे कुछ क्वेश्चंस फिर से, ये अलग सेक्शन में मिलेंगे आपको। द सेक्शन इज कॉल्ड एज दिमाग की दही, ब्रेन टीजर। क्वेश्चन नंबर 7 नजर आ रहा है सबको? 7, 8, 9, 10। उसके बाद आपको ये नजर आएगा 11, 12, 13, 14 एमसीक्यूज मिलेंगे आपको इसमें। अब कहने को तो एमसीक्यू है, बट जब तक पूरा बनाओगे नहीं तब तक आंसर आएगा नहीं। सर धोखा किया जा रहा है हमारे साथ, एमसीक्यू के नाम पे खिलवाड़ है सर, एमसीक्यू के नाम पे सही में खिलवाड़ है। सिर्फ साइकोलॉजिकल लेवल स्ट्रॉन्ग करने के लिए पेपर प्रैक्टिकली और टफ बन गया पिछले 2-3 साल से। पहले ये क्वेश्चन कहाँ 4-4 नंबर में पूछे जाते थे, अब एमसीक्यू के नाम पे सब 1-1 नंबर पे पूछे जा रहे हैं। चलिए, और बाकी सेल्फ असेसमेंट भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चंस इसमें प्रैक्टिकली दिए हुए हैं आपको। आई विल सेंड दीज पीडीएफ्स इन द ग्रुप चिल्ड्रन। ओके, समझ में आ गया? अगली हेडिंग अपनी कॉपी में सब लोग नोट डाउन कर लें। टाइटल्ड एज चिल्ड्रन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। एवरीबडी इज सपोज टू पुट द हेडिंग चिल्ड्रन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सब लोग झटपट लिख लें, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा चिल्ड्रन। आई होप सो एवरीबडी अंडरस्टूड ऑर्गेनाइजेशन। तो अगले 2 लेक्चर में हम प्रेजेंटेशन पे काम करेंगे और फिर सीधे हम आ जाएंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे। ठीक, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।